Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको 11th क्लास का जो परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर 7 है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वीडियो लेक्चर 16 दे रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में और मज़ा भी आएगा आपको करने में। देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। You find the number of positive integers greater than 6000 and less than 7000 which are divisible by 5 provided that no digit is to be repeated। देखो, डिजिट हमारे पास कितने होते हैं स्टूडेंट? डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डिजिट हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। कोई डिजिट दोबारा रिपीट नहीं करना है और हमें नंबर बनाना है 6000 से लेकर 7000 के बीच में। इसमें क्वेश्चन बोला है ग्रेटर देन 6000, यानी 6001 हो जाए बट 6000 एग्जैक्ट नहीं, और 7000 से लेस। इसके बीच में नंबर जो 5 के डिविजिबल हैं। 5 के डिविजिबल कौन से होते हैं नंबर स्टूडेंट? जानते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 30। ये 5 के डिविजिबल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब या तो लास्ट में 5 है या 0, 5 या 0, 5 या 0। यूनिट प्लेस में अगर 0 और 5 आता है तो 5 का डिविजिबल होता है। अब हमारे पास ये 6000 और 7000 के बीच में नंबर हो तो यूनिट 10 100,000, आप देख रहे हैं यूनिट 10 100 एंड 1000। तो ये हमारे पास 4 प्लेसेस बने हैं। इन 4 प्लेसेस को हमें फिल करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब कैसे फिल कर सकते हैं? अब देखते हैं। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 2 डिजिट, आइदर 0 और 5। यही 2 चॉइस बनती हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस में केवल 2 चॉइस बनती हैं। 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो 0 का यूज़ करो या 5 का यूज़ करो। जैसे लास्ट में आप 0 लिख दो या 5 लिख दो, डिजिट 5 का डिविजिबल होगा। दूसरा, उसने बोला है 6000 से ग्रेटर और 7000 से लेस। तो स्टूडेंट हम 7 भी यहाँ पे 1000 में नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं? केवल एक चॉइस है 6। जैसे हमने यूनिट था 10 100 और 1000 वेज पर हमने क्या लिख दिया? 6, या यहाँ भी लिख दिया 6, ठीक है। तो हमारे पास 1000 पे कितने चॉइस आ गई? 6। और यूनिट प्लेस पर या तो 0 यूज़ करें या 5, तो 2 चॉइस हो गई। 1000 प्लेस पे केवल एक चॉइस बची है, 1 चॉइस। अब आते हैं 100 प्लेस पे स्टूडेंट। हमारे पास 100 पर डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर अगर हमने नंबर बनाया तो एक डिजिट यूज़ किया है। 1000 प्लस पर एक डिजिट यूज़ किया है, ठीक है। 2 डिजिट यूज हो गए। अब 2 निकाल दो 10 में से, टोटल 10 डिजिट हैं, बचे कितने? 8। तो 100 प्लेस पर 8 चॉइस हो गई। फिर 10 प्लेस पे कितनी बच जाएंगी? 1 2 3। मानो 100 प्लेस पे हमने यूज़ कर लिया 4, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ भी हमने 4 यूज़ किया है। तो हमारे पास, हम देख रहे हैं हमारे पास एक डिजिट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो 100 पे हमने एक डिजिट यूज़ कर लिया। 1 2 3, टोटल 10 में से 3 निकल गए, क्या बचे? 7। तो यहाँ पर 7 चॉइस हो जाएंगी, यानी हमारे पास इन तीनों डिजिट को छोड़कर इनमें से कोई भी हो सकता है। मानो हमने 8 यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, 8। तो आप देख रहे हैं 6480 या 6485। ये भी 5 का डिविजिबल है, ये भी 5 का डिविजिबल है, बट किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है ना नंबर। तो अब इसके लिए पॉसिबल वेज क्या होगा स्टूडेंट? हमारे पास पॉसिबल वेज आ गया। चॉइस एट यूनिट प्लेस पर कितना चॉइस हो गया? 2 वेज, ठीक है। और चॉइस एट 1000 प्लेस पर कितना चॉइस हो गया? 1 वे, ठीक है। चॉइस एट 100 प्लेस पे आ गया 8 वेज,
ट्वाइस एट 10 प्लेस पर कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ भी आ गया वेज और यहाँ पे आ गया 7 वेज, ठीक है। तो देयरफॉर पॉसिबल वेज आ गया हमारे पास, पॉसिबल वेज 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7, ये बन जाएगा 112 वेज। यानी ऐसे हम 112 यानी 112 डिफरेंट डिजिट बना सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया आपको? एक बार ब्रीफ करता हूँ मैं, देखें कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज लाइज बिटवीन 6000 टू 7000, इसके बीच में नंबर निकालने हैं, बट 5 का डिविजिबल होना चाहिए और इन्हीं के बीच में होना चाहिए। 5 का डिविजिबल का मतलब 0 और 5 यूनिट पे चॉइस हो गया, 2 डिजिट हो गया। और 1000 प्लेस पे यहाँ पर देखो 6 और 7000 के बीच में नंबर, 7 से लेस 6 से बड़ा, तो एक ही चॉइस 6 डिजिट का आ रहा है, तो एक चॉइस बचा। 2 डिजिट यूज हो चुके हैं दोनों प्लेस पे, 10 में से 2 गए, 8 यहाँ पे बच गया, एक और यूज हो गया तो यहाँ बचा 7। तो यहाँ तक 3 हो गए थे, एक और बच गया 7 डिजिट। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास यूनिट प्लेस पे 2, 1000 प्लेस पे 1, 100 पे 8 और 10 पर 7, इनको मल्टीप्लाई कर दें और हमारे पास 112 वेज आ गए स्टूडेंट। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, आप देखें क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 10 persons named P1, P2, P3 and so on 10. Out of 10 person, 5 persons are to be arranged in a line such that in each arrangement P1 must occur whereas P4, P and P5 do not occur. Find the number of possible arrangement. बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक लाइन में अरेंज करना हो तो बहुत सिंपल है, जैसे 10 लोग हैं P1 से P10 तक और एक लाइन में अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल यानी 10P10 हो गया, अरेंजमेंट हो गया। बट यहाँ कंडीशन से हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया है, यही समझना है। आपने जो NCERT में पढ़े हैं वहाँ बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ ट्रिकी हो गए। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड में आते हैं, बोर्ड में एग्जाम में भी आ जाते हैं और इंजीनियरिंग में आते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। आपको देखना है कि कंडीशंस क्या हो गई जिससे ये सिनारियो चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट हैं हमारे पास कितने हैं, पर्सन कितने हैं, 10 पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 10, और वो कौन कौन से हैं, P1, P2, P3 एंड P10। कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन दे रखी है हमारे पास स्टूडेंट। P1 देखिए इसमें क्या कह रहा है, P1 मस्ट अकर, P1 मस्ट अकर whereas P4 एंड P5 डू नॉट अकर। यानी ये जो P4 P5 हैं हमारे पास ये नहीं आएंगे लाइन में अरेंजमेंट के लिए। 10 लोगों में से P1 तो आएगा ही आएगा, P4 P5 नहीं आएंगे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 5 लोगों को एक लाइन में जो है अरेंज करना है। अब एक लाइन में अरेंज करना है तो पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे तभी तो अरेंज करेंगे, कौन से 5 पर्सन चाहिए हमें, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, देखो हमारे पास पॉसिबल वेज स्टूडेंट, P1 तो आ रहा है बट P4 और P5 नहीं आ रहे। तो हमारे पास स्टूडेंट देखते हैं कि टोटल हमारे पास 10 लोग थे, 10 में से ये 3 निकल गए, बचे 7, ठीक है भाई। 10 लोग थे, 10 में से P1 तो आने आना है, P4 P5 को हमें लेना ही नहीं है, तो 3 तो निकल गए, अब बचे 7 में हम कह रहे हैं P1 तो आ रहा है तो 4 और सेलेक्ट कर लेंगे, यानी हम कहेंगे 7C4, यानी 7 लोगों में से हम कोई 4 को सिलेक्शन कर लेंगे। अब 4 वो हो गए, एक P1 हो गया, टोटल कितने हो गए 5। अब इनको अरेंज करना है तो लाइन में कैसे अरेंज करेंगे, इनको हम 5P5 से अरेंज कर देंगे, हमारे पास 5 लोग हो गए, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास 7 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 7
फैक्टोरियल को ले गए 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 0 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 6 कैंसिल हो गया, 7 5 35 इंटू ये 120 मल्टीप्लाई कर दें हम 4200 वेज, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ स्टूडेंट, हमने जो किया है यहाँ पर ये कैसे हुआ, ज़रा इसको एक बार समझें। हमारे पास उसने बोला है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग P1 तो आएगा और P4 P5 नहीं आएंगे, तो आप देखते हैं हमारे पास P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 इतने हो गए। अब इनमें से हमारे पास एक P4 नहीं आएगा, P5 नहीं आएगा, ठीक है, इनको तो निकाल दें, और P1 कंपलसरी है आना। जब P1 कंपलसरी है तो हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 लोग हैं इन्हीं में से कोई 4 हम सेलेक्ट करेंगे। कौन से 4? मानो हमने सिलेक्शन कर लिया कि P6 P3 P10, ठीक है, और उसके बाद P9 और P10 ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 और P1 है ही है, तो ये 5 लोग हो गए हमारे पास। ऐसे जो सिलेक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे? ये 7C4 से 35 सिलेक्शन आएगा। यानी जब सेलेक्ट कर लिए, अब हर सिलेक्शन को किस तरह से लाइन में अरेंज करेंगे, खड़ा करेंगे, वो अरेंज करने के लिए 5 लोग हो गए टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं। मानो हमने P1 P3 P6 P9 P10 लिया, तो हम इसको ऐसे अरेंज कर दें P3 P6 P9 P10, फिर हम ऐसे कर सकते हैं P3 P1 P6 P7 P10, ऐसे हम 120 वे से इनको अरेंज कर सकते हैं, और 35 तरीके से सिलेक्शन होगा, और टोटल बन के 4200 वेज आ जाएगा ये अरेंजमेंट। तो आपने समझा इसको किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर सिंपल अरेंजमेंट आता तो 10 थे लोग, 10 फैक्टोरियल हो जाता। इन कंडीशन आने की वजह से कि P1 को लेना है, P4 P5 नहीं, तो P4 P5 दोनों हमने हटा दिए, और P1 तो कंपलसरी है, तो बचा जो P2 P3 P6 P7 8 9 10 में से, इन 7 में से कोई 4 ले लेंगे, तो 7C4 से सिलेक्शन हो गया हमारा। अब वो सिलेक्शन में से जो आया, कितने 35 सिलेक्शन बने, अब उन सभी सिलेक्शन में से जो टीम बन रही, जैसे एक टीम, एक ग्रुप बन गया P1 P3 P6 P7 P10, तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? ये 5 हैं, 5 फैक्टोरियल से, और ये इस तरह से हमारे पास 4200 वेज बने हैं हमारे। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है देयर आर 10 पर्सन्स इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। एक हॉल में जो है हमारे पास 10 लैम्प्स हैं स्टूडेंट, सब इंडिविजुअल जलते हैं। कर आप कितने तरीके से लाइट जला सकते हैं? अगर 10 है तो 2 to the power 10, 10 24 minus 1, 10 23, डायरेक्टली स्टूडेंट इसका आंसर बनता है हमारे पास। अब यहाँ देखें, इस बात को अगर हमें सिंपल वे में कहना है तो एक फार्मूले से बताता हूँ और एक सिंपल वे बताता हूँ आपको इस चीज़ का। दोनों चीज़ें देखें, फार्मूले में आपने पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला होता है सिलेक्शन ऑफ 1 or more थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग, यानी सिलेक्शन ऑफ 1 or more थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग, n डिफरेंट थिंग में से कम एक, यानी जितने लैंप हैं कम से कम एक तो जलना चाहिए, लाइट जलनी चाहिए हॉल में, चाहे 1 से जलाओ, 2 से जलाओ, 3 से जलाओ, 4 10 के 10 जलाओ, लेकिन एक भी ना जलाओ, वो केस नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है NC1 NC2 NC3 NCN 2n-1। अब ये आया कैसे देखें, ये फार्मूला बायनोमियल में पढ़ा है, NC0 NC1 NC2 NC3 प्लस NCN 2 to the power n। इसका मतलब 0, यानी कोई एल्यूमिनेट हुआ n में से एक बल्ब, यहाँ एक बल्ब जलाया, 2 जलाया, 3 जलाया, n जलाओ, ये 2 to the power n के इक्वल होता है। लेकिन हमें कोई भी नहीं जला, ये नहीं चाहिए, तो इसका रिजल्ट होता है 1, 1 जाके उधर माइनस हो जाता है स्टूडेंट। NC0 की वैल्यू होती है 1।
तो ये उसी फार्मूले से बना। अगर इसको इससे सॉल्व करते हैं तो देखें पॉसिबल वेज क्या बन जाता है हमारे पास। पॉसिबल वेज, इसको अगर हम लेते हैं, हमारे पास कितने लैंप हैं 10, तो देखो 10C1, 10C2, 10C3 डैश 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 10C10, यानी एक बल्ब जलाया तो चाहे 2 3 जलाएं, 10 के 10 जला दें, लाइट जल जाएगी। लेकिन 10 में से एक भी ना जलाएं, वो नहीं चाहिए ये वाला। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n, n मतलब 10 और -1। 2 की 10 कितना होता है 10 24, 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम मल्टीप्लाई करो -1 10 23। ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई स्टूडेंट, ठीक है। अगर ऑल पॉसिबिलिटीज़ कहें तब ये आएगा, बल्ब जले ना जले कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तब तो 10 24 है। लेकिन ये ना जलने की है, इसमें एक बल्ब जलाएं तब लाइट हो जाएगा, 2 जलाएं 3 जलाएं और n बल्ब तक जला दें। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मानो इसको किसी को फार्मूला पता नहीं है। अब ये क्या है, हम देखते हैं कि एक बल्ब को जलाने के 2 चांस होते हैं, या जलाएंगे स्विच ऑन करेंगे या स्विच ऑफ करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड वेज इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10, यानी हमारे पास लैम्प कितने हैं 10, और ये क्या हुआ चॉइसेस हैं, या तो हम ऑन कर रहे हैं या ऑफ, ऑन ऑफ के 2 चॉइस हो गए, और टोटल कितने लैंप हैं 10, 2 की पावर 10। अब उसमें सारे केसेस आ गए, एक बल्ब जलेगा, 10 जलेंगे, एक भी नहीं जलेगा, उसमें से नहीं जलने वाला एक माइनस कर दें, तो ये आएगा 10 24 -1 10 23। ये तरीका बन जाएगा। जैसे स्टूडेंट हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देते हैं, आपको 10 क्वेश्चन दे दिया, ट्रू और फॉल्स के हैं, हम कहते हैं उसमें सभी बच्चों ने आंसर दिए, सब ने डिफरेंट आंसर दिए हैं, आप बताओ कितनी आंसर सीट होंगी, बट किसी ने भी सारे गलत आंसर नहीं दिए। मतलब उसमें बच्चे ने 10 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के हैं, सारी पॉसिबिलिटी लेंगे तो भाई 2 की पावर 10, भाई ये क्वेश्चन का ट्रू होगा आंसर या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, तो 2 की पावर 10 कितना हो गया 10 24 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब एक बच्चे का आंसर होगा सारे गलत, एक होगा सारे सही। हम कहते हैं सारे गलत नहीं चाहिए, तो 10 24 -1 10 23। हम कहें सारे सही भी नहीं हैं, सारे गलत भी नहीं है, तो एक वो और एक को 2 माइनस कर दो, 10 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं स्टूडेंट, या नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 3 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितनी पॉसिबिलिटीज होगी आंसर की 8। हम कहें ये बताओ कितने स्टूडेंट थे एग्जाम में बैठे थे, 3 क्वेश्चन हमने दिए और तीनों क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के थे, ठीक है, ट्रू फॉल्स के थे, और उसमें सारे आंसर गलत नहीं है, किसी का भी आंसर सारे गलत नहीं है। कितने स्टूडेंट थे, तो एक माइनस हो जाएगा 7। हम कहें किसी के सारे ठीक भी नहीं थे, तो 2 माइनस हो जाएगा 6 स्टूडेंट। और सारे स्टूडेंट बताएं कितने, चाहे गलत हो या सही हो, सबके डिफरेंट आंसर हैं, सबके डिफरेंट आंसर हैं, ठीक है। तो सारे गलत भी हो सकते हैं, सारे सही भी, ऐसे कितने हो जाएंगे 8 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट हम जो है किस तरह से आंसर दे रहे हैं, फार्मूले और बिना फार्मूले का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉक्स कंटेन 2 white 3 black 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? अब स्टूडेंट देखें इसके अंदर हमारे पास कंडीशन भी है, और सबसे पहले दिया हुआ इसमें बॉक्स में 2 white 3 black and 4 red balls है। कंडीशन में क्या रहा है, इफ़ एटलीस्ट 1 black ball is to be included, और बॉल कितने निकाल रहे हैं 3 balls। तो ब्लैक बॉल हमारे पास जो है वो कितने हैं 3 ब्लैक बॉल है हमारे पास, ठीक है, और रेड बॉल्स कितने हैं 4, वाइट बॉल कितने 2, तो यहाँ पे रेड बॉल्स हो गए हमारे पास, रेड बॉल्स कितने हो गए 4, और वाइट बॉल कितने हो गए 2 वाइट बॉल प्लस 2 वाइट बॉल्स। हमारे पास देखते हैं 2 ग्रुप बन गए हमारे पास, 4 और 2, ये हमारे पास क्या हो गए 6, और
ये जो 3 है हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन में देखें, एक तो हमारे पास आ गया 3 ब्लैक बॉल्स हो गए और 6 अदर बॉल हो गए, ठीक है। 6 जो बॉल्स हैं वो रेड और प्लस वाइट मिला करके हैं, तो टोटल 9 बॉल्स हैं। हमें कितने बॉल निकालने हैं? इसमें से 3 बॉल्स निकालने हैं और एटलीस्ट 1 बॉल मस्ट बी ब्लैक। तो अब देखें कंडीशन क्या बनती है स्टूडेंट, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 बॉल मस्ट बी ब्लैक, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 1 बॉल मस्ट बी ब्लैक आउट ऑफ 3 बॉल जो ड्रॉ किया है उसमें से एक ब्लैक होना चाहिए। अब एक ब्लैक होना चाहिए तो क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास या तो हम देखो एक इसमें से ले लें, इसमें से 2 ले लें, तो 1 एंड 2 ये फर्स्ट केस आ गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड केस क्या आ गया हमारे पास, इसमें से 2 बॉल ले लें, तो इसमें से एक ले लें, 3 हो गया, ठीक है। इसमें से 3, इसमें से एक, इसमें से 2, फिर इसमें से 2, इसमें से 1। तीसरा केस क्या हो गया, थर्ड केस, इसमें से 3 ले लें, तो यहाँ पे फिर 0 लेना पड़ेगा। हमारे पास 3 बॉल हो गए, तो ये सिलेक्शन के लिए 3 केसेस बन गए। अब देखो 3 केसेस बन गए तो आपका आंसर क्या होगा, पॉसिबल वेज क्या होगा हमारे पास, पॉसिबल वेज ये हो गया 3 में से 1, 3C1 इंटू 6C2 और आ रहा है ना, या तो ये हो जाए हमारे पास एक केस, या फिर ये केस हो जाए, या ये केस हो जाए। तो सेकंड हो जाएगा 3 में से 2, 3C2 इंटू 6C1 और फिर 3 में से 3 थर्ड केस और 6 में से 0। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये तो 3 आ जाएगा, ये 6 इंटू 5/2 हो गया, ये 3 इंटू 6 और प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया 3, 9 5 ज़ा 45, 3 6 ज़ा 18 और प्लस 1 ये आ गया 64 वेज, यानी 64 तरीके से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखें कंडीशन क्या हुआ, 3 ब्लैक बॉल था, 4 रेड 2 वाइट, तो उसने कहा कम से कम 3 बॉल निकाल रहे हैं, एक ब्लैक होना चाहिए, इन दोनों का एक ग्रुप बना लो, 6 हो गए। 3 में से एक ब्लैक लिया तो 2 हम नॉन ब्लैक आ गया, 2 लिया ब्लैक तो एक नॉन ब्लैक आ गया, 3 हो गए, और तीनों ब्लैक ले लिए तो 0 हो गया। तो इधर दिस केस और दिस तो और के लिए प्लस हो गया और एंड के लिए मल्टीप्लाई, और बहुत ईजी हो गया स्टूडेंट। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, आप खुद करेंगे, फिर मेरे वीडियो से मैच करेंगे, क्वेश्चन देखकर पॉज कर देंगे और करने के बाद फिर आप मैच करेंगे कि आपसे निकला क्वेश्चन या नहीं। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो लेक्चर का लास्ट, इसमें हमें दे रखा है NCR -136, NCR 84 एंड NCR +126, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RC2। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, सेकंड को थर्ड से, फिर दोनों को कंपेयर करके NR की वैल्यू आ जाएगी, R यहाँ रख दें स्टूडेंट, आ जाएगा हमारे पास, इजीली फाइंड हो जाएगा। तो ये आप खुद करें और उसके बाद इस वीडियो को जो है आप पूरा देखें और मिलाएं आंसर। अब मैं देखो कर रहा हूँ इसको, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्या बन जाएगा हमारे पास, NCR या इसको ऐसे लिख दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, NCR -1 अपॉन NCR ये 36/84, ये हो गया। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो n फैक्टोरियल R -1 फैक्टोरियल, फिर n -R +1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/7 है, ये नीचे आ जाएगा इसके n फैक्टोरियल, फिर R फैक्टोरियल, फिर n -R फैक्टोरियल। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें हम ये n फैक्टोरियल
ये हमारे पास 3/7 है, n फैक्टोरियल कट गया, इसको ऊपर ले जाएं और हमारे पास r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल 3/7। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हमें फैक्टोरियल सारा हटाना है तभी सॉल्व होगा। फिर देखो हम क्या करते हैं, इसमें फैक्टोरियल हटाने के लिए हम r को r माइनस 1, जो बड़ा है उसको रिड्यूस करके छोटे तक लाते हैं, बड़ा है छोटा है, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। ये n माइनस r फैक्टोरियल है, जिटी छोड़ दो, यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब इन दोनों में बड़ा ये है, ये r प्लस 1 है, यहाँ r तक था, तो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल। स्टूडेंट आगे हमारे पास देखो ये, अब देखते हैं ये फैक्टोरियल, ये और ये कट गए और ये 3/7। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया ऊपर r/n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3/7। क्रॉस कर दें तो क्या बन जाएगा, 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r। 3n यहीं छोड़ दें, बाकी उधर ले जाएं, 3r प्लस हो गया, ठीक है, 3r और 7r कितना हो गया, 10r, और 3 उधर जाके माइनस हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई स्टूडेंट। अब यहाँ लिखेंगे सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखिए हमारे पास सेकंड क्या है, NCR प्लस 1 84/126, ठीक है। अब इसको हम फैक्टोरियल खोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया। इसको खोलेंगे फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल, फिर r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 2/3। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इसमें कैंसिल कर रहे हैं, देखो n फैक्टोरियल कैंसिल, ये ऊपर चला गया, r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 2/3। अब देखो ये बड़ा है छोटा, तो हम उसको रिड्यूस करके कहाँ तक लाएं, छोटे तक। r प्लस 1 को रिड्यूस करो, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, ये छोटा है, और नीचे वाला बड़ा है इससे, तो उसको खोल दें, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल 2/3, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो क्या बचता है रिजल्ट, ये बचा r प्लस 1/n माइनस r/2/3। क्रॉस कर दें, 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, 2n यहीं छोड़ दें, 2r उधर ले आएँ, 5r प्लस 3, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको n इक्वल टू 5r प्लस 3/2 कर दूं और देखता हूँ इस n की वैल्यू इसमें पुट कर दें। अब आगे लिखते हैं हम क्वेश्चन में, पुट n इक्वल टू 5r प्लस 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन ए कर दें, इसको हम यहाँ पे इसे ए कर दें और इसको इक्वेशन को बी कर दें, बी इक्वेशन। तो हम लिख रहे हैं पुट n इक्वल टू दिस इन इक्वेशन ए क्या हमारे पास 3n 10r माइनस 3, n की वैल्यू 5r प्लस 3/2 10r माइनस 3, ये आ गया 15r प्लस 9, 2 क्रॉस कर दो, 20r माइनस 6, 20r इधर लाए तो माइनस 5r, 9 इधर ले गए तो माइनस 15r3 हो गया। अब स्टूडेंट देखते हैं r हमारे पास 3 आया, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है rc2, तो 3c2 और ये रिज़ल्ट आएगा 3, हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने देखा इस तरह से हम इनको फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं, और जब तक हमारे पास फैक्टोरियल हट ना जाए तब तक हम इसको रिड्यूस करते हैं, और इस तरह से इसका सल्यूशन आ गया स्टूडेंट। अब आप इसके बाद देखें वीडियो, बहुत आपको इजी लग रहा होगा।
अब मैं एक अगला और वीडियो दूंगा, इसके बाद वीडियो लेक्चर 17 होगा, जिसमें जो है आपके क्वेश्चन 16 से 20 तक होंगे, वो भी बहुत ईजी हैं। उन सभी क्वेश्चन को आप पॉज करोगे, पहले करके फिर मिलाओगे कि आंसर सही है नहीं। अब उसके बाद इनको अपने फ्रेंड सर्कल में दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके उनको, और आपके फ्रेंड्स को भी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू।